हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दोस्तों हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में oogenesis, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दोस्तों जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डायरेक्टली लिंक है oogenesis से। तो आइए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं oogenesis क्या है। oogenesis क्या था? oogenesis इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, कि जिसके अंदर फीमेल क्या बनाते हैं, अपने गैमेट्स बनाती है। जो oogenesis प्रोसेस है ना, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब फीमेल चाइल्ड अपनी मदर के वॉम्ब के अंदर है, वहीं से उनके अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एग बनते हैं वो बनना स्टार्ट, उनको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। ये बन गया प्राइमरी oocytes। अब इस प्राइमरी oocytes की क्या होगा, सराउंडेड एक बहुत सारी लेयर्स बनेगी सेल्स की। उन सेल्स को बोलेंगे ग्रेनुलोसिस सेल्स, और ये लेयर कहलाएगी क्या, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ पे आके जो फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ये फेज यहाँ पे आके अरेस्ट हो जाता है। फिर ये अरेस्ट हो जाता है कब, जहां पे यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में आके पेज यहाँ पे क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। फिर क्या होता है, बर्थ के बाद जब कोई भी फीमेल गर्ल कौन सी एज में आती है, प्यूबरिटी की एज में आती है, तब ये फेज दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। फिर जो ये अपना प्राइमरी फॉलिकल बना था, ये अपना जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट करके वो बनाता है क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। इससे बनेगा क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब क्या है, इसके ऊपर जो सेल्स के हैं वो और भी ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। एक और बात, जो प्राइमरी फॉलिकल बना था ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो क्या होता है, बर्थ के टाइम पे, मतलब बर्थ होते होते जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो बने थे मिलियंस में, लेकिन बर्थ के टाइम पे वो रहते थे कितने, 60 से 80 हजार एक ओवेरी के अंदर। फिर क्या होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल फिर क्या होता है, फिर टर्सरी फॉलिकल जो कन्वर्ट होता है मैच्योर फॉलिकल में। फिर मैच्योर फॉलिकल से क्या होता है, ओवम निकलता है। तो ये था oogenesis प्रोसेस। इसमें एंटेरियम, थिका, ग्रेनुलोसा सेल्स अभी पढ़े थे हम, वो कल की क्लास में देख सकते हो। तो आज है हमारा टॉपिक क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आइए स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल, थोड़ा जूम कर ले इसको, आपको सही दिख जाएगा। ओके, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। क्या बोल रहा है, प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स एक क्लास है, ठीक है, कोर्डाटा है, इसके अंदर क्या आती है, मंकी आते हैं, एप्स आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। कि जो मंकी हैं, एप्स है और ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर क्या आता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आता है। एप्स को छोड़ के बाकी जितनी फीमेल्स हैं उनके अंदर एक वर्ड है ओस्ट्रिस। ओस्ट्रिस साइकिल भी बोल लो, इसका कुछ भी बोल लो, ओस्ट्रिस होता है। इसमें ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, वो क्या करते हैं, वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि एक टाइम पे बहुत सारे जो कैट हैं, छोटे छोटे हैं, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और छोटे छोटे क्या है, जो क्या बोल रहे हैं उनको, पपीज बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। तो जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आता है क्या, ब्रीडिंग साइकिल, सॉरी सीजनल ब्रीडिंग। उनके अंदर क्या होती है, सीजनल ब्रीडिंग। लेकिन जो फीमेल्स हैं, जो मैमल्स हैं, मैमल्स में भी कौन, जो प्राइमेट्स हैं, उन प्राइमेट्स के अंदर, प्राइमेट्स में कौन, मंकी आते हैं, एप्स आते हैं, जैसे गिबन, गोरिल्ला वगैरह ये आते हैं इनमें, और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबरिटी। जो फीमेल्स के अंदर है, जो पहला साइकिल बिगिंस होता है वो उनकी प्यूबरिटी के एज में स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे क्या, मिनार्के। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एट एवरी इंटरवल ऑफ द 28 to 29 डेज। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब कितने दिन का बताया गया है, 28 से 29 दिन का बताया गया है। इसके बाद फिर से क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रिपीट होगा। अब साइकिल क्या, यहाँ से घूम के यहीं तो आ रहा है, तो 28 से 29 दिन के बाद फिर से वो साइकिल क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। द साइकिल के इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द वन, एक बार इसको इरेज कर ले सभी को। The cyclic event start from one maturation till the next one is called, अब डेफिनेशन दिया है मैच्योरेशन साइकिल की, कि मैच्योरेशन एक ऐसा साइकिल है जहां पे क्या हो रहा है, इवेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वन मैच्योरेशन से अगले मैच्योरेशन तक, उसको बोलते हैं मैच्योरेशन साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, वन ओवम इज रिलीज्ड, उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द
मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा जो 28 से 29 दिन का इसने बताया है कि उसके मिडिल में क्या होगा, उसके मिडिल में होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, जो फॉलिकल बनाया था, जो मैच्योर फॉलिकल था, उस फॉलिकल से क्या हो रहा है, उस फॉलिकल से निकल रहा है ओव्यूम। तो ओव्यूम का 14वें दिन रिलीज होना ही प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। आइए एक बार डायग्राम से समझते हैं इसको। अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या है, ये यूट्रस है, ओके। और ये क्या है, ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर क्या देखा था मैंने ओजेनेसिस के अंदर कि पहले ओवोनिया बना, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टारसरी फॉलिकल, टारसरी फॉलिकल के बाद क्या, मैच्योर फॉलिकल। इसको नंबर डाल लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टारसरी। और ये क्या है, ये मैच्योर है। मैच्योर फॉलिकल्स क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल रप्चर होके क्या देता है, ओव्यूम। अगर इस साइड बनाते तो इस साइड और बचा, क्योंकि ये क्या है, ये फिमरिया, ये ओव्यूम को कलेक्ट करता है। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी का ट्रांसफर होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी, और जब जो टर्सरी फॉलिकल्स है वो मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद इसकी हार्मोन स्पेक्ट करेगा एलएच हार्मोन, ल्यूटाइजिंग हार्मोन। वो हार्मोन स्पेक्ट करते ही जो फॉलिकल्स है ये क्या हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने से इससे बाहर निकलता है, और जो ये पोर्शन बच गया ओव्यूम को छोड़ के ये बन जाएगा क्या, कोरप्स ल्यूटियम। क्या, कोरप्स ल्यूटियम। अब क्या हुआ, जो ओव्यूलेशन फेज है 14 डेज पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन क्या, ओव्यूलेशन हो गया। अब जो कोरप्स ल्यूटियम है ये बच गई, ये क्या करती है, ये अपने आप को 7 से 8 दिन तक अलाइव रखती है, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब क्या होता है, अगर बात करें कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ये जो एग रिलीज हुआ है इसके साथ यहाँ से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, यहाँ तक ये हमारा एग क्या आता है, सीलिया के थ्रू मूवमेंट करके पहुंच जाता है, और इससे क्या मिलता है, फिर इससे मिलता है स्पर्म। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, तो ये जो कोरप्स ल्यूटियम बना है ना, जो कोरप्स ल्यूटियम बना है ये वाला, ये वाला जो कोरप्स ल्यूटियम बना है ये क्या करता है, ये डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है। डीजनरेट स्टार्ट होना हो गया अब ये। अब क्या होगा, जब ये डीजनरेट होना स्टार्ट होता है तो ये जो यूट्रस की वॉल है ये वाली, ये भी क्या है, ये भी खुद को हर महीने प्रिपेयर करती है कि जो भाई फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जायगोट जो है वो इम्प्लांट होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, और जो कोरप्स ल्यूटियम वो भी डीजनरेट हो गई, तो क्या होगा, कोरप्स ल्यूटियम कौन सा हार्मोन क्रिएट कर रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्रिएट कर रही है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, वो यूट्रस की वॉल है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल, इस वॉल की मेंटेनेंस में डायरेक्ट हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी भी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, फिर होता है मिसकैरेज। ठीक है, वो फिर क्या होता है, मिसकैरेज होता है, क्योंकि जो यूट्रस की वॉल है उसको कौन हार्मोन बना के रख रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना के रख रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो इसकी कमी हो गई, कमी होने से क्या होगा, जो यूट्रस की वॉल क्या होती है वो सेड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है कई बार। तो अगर क्या बोल रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर क्या होता है, ये कोरप्स ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन फिर क्या करेगी, डायरेक्ट सप्लाई करेगी एंडोमेट्रियम वॉल को, और जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी क्या रहेगी, यूट्रस की मेंटेन रहेगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो जायगोट बनेगा उसमें साथ ही में बनना स्टार्ट हो जाएगी क्या, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा भी हार्मोन क्रिएट करेगी, प्रोजेस्टेरोन। अब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा क्रिएट कर रही है, साथ में क्या कौन दे रहा है, कोरप्स ल्यूटियम दे रही है, क्योंकि 7 से 8 10 दिन तक ये रहेगी ना। ठीक है, उतने में क्या हो जाएगी, उतने में नहीं, 7 से 10 दिन तक तो ये तब रहेगी जब मतलब ये फर्टिलाइजेशन की वेट करेगी तब तक, बाकी ये रहेगी 2 से 3 महीने तक। कितने में क्या प्लेसेंटा ऐसी रिकवर हो जाती है कि वो खुद का ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है ना ये डिजनरेट हो जाती है। तो ऐसे ही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कि जो एग है वो रिलीज तो होगा, एग रिलीज तो होगा बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा 26वें 27वें दिन क्या होगी ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिजनरेट हो जाएगी। डिजनरेट होने के बाद जो प्रोजेस्टेरोन है वो कम हो जाएगा, कम होने से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एंडोमेट्रियम वॉल से। एंडोमेट्रियम वॉल अब क्या करेगी, एंडोमेट्रियम वॉल क्या करना, टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें साथ में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो क्या होता है, और प्लस डेड सेल्स भी होती हैं, इसमें डेड सेल्स भी होती हैं। अभी क्या होता है, जो डेड सेल्स हैं, जो यहाँ की जो वॉल है वो ब्लड के थ्रू वजाइना से जाती है, बाहर आती है, कम्स आउट आती है, और इसको बोलते हैं मेंसेस, इसको बोलते हैं मेंसेस। तो मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नहीं है। मेंसेस होता है कितना, 2 से 5 दिन तक का, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जी 28 से 29 दिन का। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। आई होप आपको समझ आएगा प्रोसेस। आइए दोबारा चलते हैं एनसीईआरटी पे। उसमें क्या था, यही बता रखा था उसने कि जो ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन फेज उसको बोलेंगे, फिर कई जगह उसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोला है। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आर शोन इन द फिगर 2.1, वो भी हम देखेंगे। बस अब क्या है, तो साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन फेज। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें कुछ फेज होते हैं। पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन, पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशनल फेज। ये वो फेज होता है, मैचुरेशन जो फेज है ये वो फेज होता है जब ओवरी से यूट्रस की जो वॉल सेट हुई थी वो ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है। ये फेज जो चलता है ये चलता है 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन ही नहीं, हाँ 3 से 5 दिन चलता है। फर्स्ट फेज है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है। The menstruation flow result due to breakdown of the endometrial lining of the uterus। जो menstruation flow आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो endometrial lining है वो टूट रही है यूट्रस की, और वो ब्लड वेसल्स के साथ, उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी जो उसको क्या बनाएंगी, रेड सेल्स को लिक्विड बना देंगी, और वो लिक्विड बन के क्या आएगा, इज कम आउट थ्रू द वेजाइना। नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओव्यूम इज नॉट फर्टिलाइज। यही तो हमने बात की कि मेंस्ट्रुएशन कब होगा, कि जब एग रिलीज हुआ तो वो फर्टिलाइज ना हो तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल परफॉर्म होगा। लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो उससे ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है तो क्या द फीमेल वुड बी, या क्या होती है वो वुड बी प्रेग्नेंट। However, it may also be the cause due to the, अगर उसके मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, तो प्रेग्नेंट है, या कहीं बीमारी भी हो सकती है, स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, हार्मोन इंबैलेंस हो गई, तो उनसे भी क्या है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। The maturation phase is followed by the follicular phase। ये हुआ फर्स्ट फेज, सेकंड फेज है follicular phase। follicular phase, फोलिकुलर फेज मतलब क्या है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फोलिकल बने थे ना, वो फोलिकल जो मैच्योर फोलिकल है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद वो क्या छोड़ता है, फिर क्या 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 उससे निकलता है, उससे निकलता है एग। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फोलिकल्स इन द ओवरी ग्रो करेगा एंड बिकम द, क्या बनेगा, फिर वो मैच्योर ग्राफिन फोलिकल बन जाएगा। फिर क्या होता है, साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम यूट्रस क्या करेगा, रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। और इसी फेज में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी फोलिकल से एक मैच्योर फोलिकल बन रहा है उसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो खुद को रीजनरेट कर रहा है और प्रोलिफरेट कर रहा है कि भाई जो स्पर्म आएगा वो फर्टिलाइज करके मेरे ऊपर इम्प्लांट होगा। These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of the pituitary and ovarian hormones। जो ये चेंज आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, ये हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं जो कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट करती है। The secretion of the, अब पढ़ेंगे हम हॉर्मोन्स। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, कौन से गोनाडोट्रोपिन, 2 हार्मोन रिलीज कर रही है, एलएच एंड एफएसएच, लुटाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करती हैं, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन क्या करती हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली इन द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। अब क्या हो रहा है, डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे ये बात क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी फोलिकल से ग्राफिन फोलिकल बन रहे हैं, मैच्योर फोलिकल बन रहे हैं, उस टाइम पे जो एलएच और एफएसएच है
वो ग्रेजुअली उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। कौन सिक्रीट करता है? उनका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। साथ ही में जो फोलिकुलर का डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो फोलिकल सिक्रीट कर रहे हैं हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन। बोथ एलएच एंड एफएसएच पीक लेवल एट द मिडल ऑफ द साइकिल को 14वें दिन, जो 14th डे होता है किसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस डे पे क्या होता है, जो एलएच और एफएसएच है वो क्या आ जाते हैं, अपनी पीक पे आ जाते हैं। और पीक पे आ जाने के बाद जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल उसको क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, rapid excretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupture the graphene follicle। हाँ भाई बोल रहे हैं कि 14वें दिन क्या होगा, जो LH का लेवल बिल्कुल पीक पे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ग्राफीन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी और उससे क्या होगा, उससे फिर ओव्यूम रिलीज होगा। उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज भी हम उसको बोलते हैं। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज ये आ गया, followed by the luteal phase during which the remaining parts of the graphene follicles transform as a corpus luteum। अब जो मैच्योर फॉलिकल था, ग्राफीन फॉलिकल था, वो टूट गया, टूटने से रप्चर होने से उसमें जैग निकल गया और जो मटेरियल बच गया वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है येलो मटेरियल में। उसका नाम है क्या, कोरप्स ल्यूटियम। अब कोरप्स ल्यूटियम क्या करेगी, एक्सक्रीट द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये तो हमने पढ़ा था, क्या करती है कोरप्स ल्यूटियम, बहुत सारा क्या छोड़ती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्सक्रीट करती है, जो किसके लिए जरूरी होता है, विच आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, such as a endometrium is necessary for the implantation for the fertilized ovum and other event of the pregnancy। ये बोल रहा है कि 14वें दिन क्या हुआ, LH का लेवल पीक पे चला गया, पीक पे जाने के बाद जो ग्राफीन फॉलिकल था, मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल था, वो रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद उसमें से ओव्यूम निकला और जो मटेरियल बच गया फॉलिकल वो ट्रांसफॉर्म हो गया येलो कलर सब्सटेंस में कॉल्ड कोरप्स ल्यूटियम। अब कोरप्स ल्यूटियम क्या करेगा, कोरप्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगातार सिक्रीट करेगा और वो हार्मोन जरूरी होता है एंडोमेट्रियम वॉल्स के लिए। अब एंडोमेट्रियम वॉल्स के लिए हार्मोन सिक्रीट तो है ही है, साथ में वो हार्मोन एसेंशियल है किसके लिए, कि एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहे और वो इम्प्लांटेशन उसके ऊपर आ जाए। During the pregnancy, all event of the menstruation cycle and there is a no menstruation। क्या बोल रहा है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो जितने भी इवेंट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के वो क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। एंड देयर इज ए नो मेंस्ट्रुएशन, फिर वहां पे क्या होता है, कुछ भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कोरप्स ल्यूटियम क्या 7 से 10 दिन के बाद क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। तो क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कोरप्स ल्यूटियम थी वो डीजनरेट हो जाती है, दिस काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। अब उसके साथ क्या हुआ, अगर कोरप्स ल्यूटियम जीन डीजनरेट होगी तो प्रोजेस्टेरोन भी तो उसका लेवल घट जाएगा, जिससे क्या होगी, एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या होगी, वो भी डीजनरेट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मैच्योरेशन स्टार्ट होगा, मार्किंग ए न्यू साइकिल, जिससे फिर क्या होगा, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, मैच्योरेशन साइकिल। इन द ह्यूमन बीइंग्स मैच्योरेशन साइकिल सीजेस अराउंड द 50 इयर्स की जो मैच्योरेशन साइकिल है वो एट द एज ऑफ 50 वो क्या जाते हैं, बंद हो जाते हैं और उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना। द साइक्लिक मैच्योरेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। जो मैच्योरेशन साइकिल्स आ रहे हैं वो किसका संकेत है, कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। और द एक्सटेंट क्या बोल रहे हैं, हाँ, एक्सटेंट बिटवीन द मिनार्की एंड मेनोपॉज। मिनार्की क्या पढ़ा था आपको, मिनार्की क्या था, जब प्यूबर्टी में फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसको मिनार्की बोलते हैं, और मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है एट द एज ऑफ द 50 उसको बोलते हैं मेनोपॉज। आइए डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि कौन से हार्मोन कब कौन से रिलीज हो रहे हैं, क्या क्या हमारे फेजेस हैं, आइए समझते हैं। 3 फेजेस होते हैं हमारे वैसे तो, ठीक है। अगर बात करें डायग्राम की इसके, ये क्या है, ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है। ये तो हमारा ऊगोनिया, ऊगोनिया से फिर क्या हुआ, ये हमारा बन गया प्राइमरी फॉलिकल, फिर बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से फिर क्या हो गया, ये मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल। अब ये जो मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल है ना, अब आप ऊपर देखो, ये ल्यूटाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ये बात हो रही है 14वें दिन की, 14th डे की।
ये पूरा हमारा कंप्लीट साइकिल है 1 से लेके 29 डे तक। अब यहाँ पे चला 1 से लेके 13 दिन तक क्या चला, ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट चला। इस ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या चल रही है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी खुद को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है कि यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होगी। समझ गए। अब जो 1 से 13 तक का दिन था वहां पे जो FSH LH हार्मोन थे वो बिल्कुल नॉर्मली चल रहे थे। अब 14th डे क्या हुआ, जो LH हार्मोन है और FSH हार्मोन है ये बिल्कुल पीक पे आ जाते हैं। और LH हार्मोन क्या करता है, बिल्कुल पीक पे आने के बाद क्या होगा, जो मैच्योर फॉलिकल्स है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये टूट जाती है दो चीजों के अंदर, एक तो एग के अंदर और एक जो मटेरियल बच गया उसको बोलेंगे कोरप्स ल्यूटियम। और 14th डे क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल से एग निकलता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ मटेरियल था वो येलो कलर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, कोरप्स ल्यूटियम। कोरप्स ल्यूटियम क्या करती है, कोरप्स ल्यूटियम सिक्रीट करती है हार्मोन, उसका नाम है क्या, प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये एसेंशियल होता है, जरूरी होता है इसके लिए, जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसके लिए। तो क्या करती है, 10 दिन तक वेट करती है क्या, फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कोरप्स ल्यूटियम वो क्या हो जाता है, वो डीजेनरेट हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट होने के बाद जो प्रोजेस्टेरोन बना था उसका लेवल है घट जाएगा। उसका लेवल घटने से जो एंडोमेट्रियम वॉल बनी है वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर स्टार्ट होता है फिर से क्या, कौन सा फेज, मैच्योरेशन फेज जो होता है 3 से 5 डेज का। 3 से 5 डेज का हो गया मैच्योरेशन। अब 3 से 5 डेज तो मैच्योरेशन चलेगा, मैसेज चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो फॉलिकल इनका डेवलपमेंट होगा ना, तो उसको बोलेंगे 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद है 14वां दिन, सिर्फ एक दिन के लिए होता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज से के बाद क्या बना, कोरप्स ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो गया, तो इस फेज को बोलेंगे हम ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ये 26 डे तक होता है, 26 डे तक होता है। तो 3 से 5 दिन तो हुआ क्या, 3 to 5 डेज तो हुआ क्या, मैच्योरेशन फेज। और 5 से 14th डे तक हुआ क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। और 14वें दिन हुआ ओव्यूलेशन फेज। और 14वें दिन के बाद हुआ क्या, कौन सा, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो वॉल बनी थी वो टूट जाएगी, और टूटने के बाद फिर से स्टार्ट होगा नया साइकिल। ओके, अगर बात करें कि एग फर्टिलाइज हो गया फिर क्या होगा, फिर ये डिजेनरेट नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन छोड़ता रहेगा जिससे वॉल नहीं ब्रेक होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मैच्योरेशन साइकिल। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का मिलना, किसका, एक मेल और फीमेल का मिलना। ड्यूरिंग द कोपुलेशन या कोइटस के दौरान क्या होता है, सीमन रिलीज कर दिए जाते हैं पेनिस से वाजाइना के अंदर, नॉर्मल बात है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, स्पर्म्स मोटाइल स्विम करके जाते हैं, तैरते हैं और पास करते हैं सर्विक्स को, पास करते हैं सर्विक्स को। अगर बात करें डायग्राम की, ओके, तो ये क्या था, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, सर्वाइकल कनाल है, तो स्पर्म यहाँ को पास करके आएंगे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, पास करते हैं और इंटर कर जाते हैं यूट्रस के थ्रू और फाइनली पहुंच जाते हैं एम्प्यूलरी रीजन। एम्प्यूलरी रीजन कौन सा था, ये जो थोड़ा सा क्या है सोलन पार्ट है ओवेरी का, उसको बोलते हैं एम्प्यूलरी रीजन, वहां तक पहुंच जाता है। वहां तक एम्प्यूलरी रीजन जो किसका रीजन है, फैलोपियन ट्यूब का। अब क्या होता है, जैसे ओवेरी है, यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे होती है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब जब ओवरी एग रिलीज करेगी तो ये फिंगर उसको क्या करेगी, पकड़ लेगी, कनेक्ट कर लेगी, कनेक्ट करने के अंदर होता है सीलिया, वो सीलिया के थ्रू एग को कहां तक भेज देती हैं, वो भेज देती है एम्प्यूलरी रीजन तक। अब एम्प्यूलरी रीजन तक क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओवियम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन। ठीक है, जो ओवियम रिलीज कर रही है, ओवरी चेक रिलीज कर रही है, वो भी कहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एम्प्यूलरी रीजन तक। वैसे तो ओवल क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है, उसको सिलिया होते हैं ना जो सेल्स अंदर, वो उसको आगे लेके जाते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा वहां तक। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवियम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड। फर्टिलाइजेशन तब ही होगा जब क्या, एग और स्पर्म साइमल्टेनियसली एक साथ क्या कर दिए जाएं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएं एम्प्यूलरी रीजन के अंदर। इसलिए बोलते हैं कि हर बार, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल द कोपुलेशन, की
सभी जो कॉपुलेशंस हैं वो किसका रिजल्ट नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन कब होगी, जब एग और स्पर्म दोनों एक साथ क्या कर दी जाए, ट्रांसपोर्ट कर दी जाए इन द रीजन ऑफ एम्प्यूलरी रीजन। और जब एम्प्यूलरी रीजन में दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगे तब होगा फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलोसिडा लेयर। अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूम की, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूम की। इसके ऊपर जो लेयर देख रहे हो आप, ये लेयर है जोना पेलोसिडा, ये लेयर है जोना पेलोसिडा। हमने पीछे बात करी थी जोना पेलोसिडा के अंदर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं। और फर्टिलाइजर एंजाइम्स हैं, और जो स्पर्म आएगा उसका जो एक्रोसोम है, तो उसका एक्रोसोम मतलब ये ऊपर वाला हेड है, जो उस एक्रोसोम में होते हैं एंटी फर्टिलाइजर। उसमें होते हैं एंटी फर्टिलाइजर। तो जब स्पर्म इन द कॉन्टैक्ट विद द फर्टिलाइजर अपने प्रोटीन को पहचानेगा, पहचानने के बाद जो स्पर्म हो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। जब एक स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, जो जोना पेलोसिडा है और जो सेल्स ऑफ रेडिएटा है वो क्या बनाएंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे कि जिससे एक्स्ट्रा जो स्पर्म है, एडिशनल स्पर्म है, वो अंदर ना आ सके। अब एडिशनल स्पर्म अंदर ना आ सके तो इससे क्या होगा, जो एक स्पर्म अंदर गया है उस हमने oogenesis में पढ़ा था कि हमारा जो ये एग होता है ये क्या है, सेकेंडरी oocytes है। इस सेकेंडरी oocytes पे क्या करेगा, अपना सेकंड म्यूटिक पूरा करेगा, फिर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेलोसिडा, जो लेयर है ऊपर वाली उसके कॉन्टैक्ट में आया, एंड इंड्यूस अ चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। इसके कॉन्टैक्ट में आने से ही क्या होंगे, जो मेम्ब्रेन उसमें चेंज आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, एडिशनल स्पर्म इसके अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे। दस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज वन ओव्यूम। इसलिए ये पक्का दावा है कि एक स्पर्म क्या करेगा, एक ही ओव्यूम को फर्टिलाइज्ड करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है कि ट्विंस कैसे बनते हैं। ट्विंस की एक ही मदर का वोम है, उसके अंदर दो बच्चे हैं। ठीक है, आप इसका आंसर कीजिए कमेंट में, ट्विंस कैसे बनते हैं। द सक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम थ्रू द जोना पेलोसिडा। क्या बोल रहा है, सक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, जो स्पर्म की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ये उसकी नेक है और ये उसका मिडिल पार्ट है, लास्ट में उसकी टेल है। एक्रोसोम यहाँ पे होता है, तो एक्रोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जोना पेलोसिडा को ब्रेक करके अंदर चले जाते हैं। तो बोल रहे हैं जो एक्रोसोम है वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर कराने में, अंदर एंटर कराने में। अगर एंटर कर गया किसके, जोना पेलोसिडा के थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर एंटर कर जाएगा। उससे क्या होगा, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द, हाँ वही जो सेकेंडरी oocyte है फिर अपना म्यूटिक डिवीजन सेकंड वाला कंप्लीट करेगा। सेकंड म्यूटिक डिवीजन आल्सो अनइक्वल डिवीजन। अब जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, जैसे सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocyte अपना कंप्लीट करेगा कैसे, इससे निकलेगा एक तो एग जो पूरी बड़ी बॉडी होगी और एक छोटी बॉडी होगी, इसको बोलेंगे पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। हाँ, ये आज तक भी नहीं पता चला है कि ये जो पोलर बॉडी कहाँ जाती है, डिजनरेट होती है, एब्जॉर्ब होती है, कहाँ होती है। ठीक है, इसका इतना ज्यादा अभी तक पता नहीं है, एनसीईआरटी भी ऐसे ही बोल रही है। सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, फिर जो स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और ओव्यूम उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद वो बनाते हैं एक डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट। ये स्पर्म है, ये एग है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों मिलके बनाएंगे एक सेल जो क्या होगी 2n, और ये 2n कहलाएगा जाइगोट। हमारी बॉडी में जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं वो सारी डिप्लॉइड हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़ के, जर्म सेल हैप्लॉइड है, फिर हैप्लॉइड सेल बनाती है एक 2n सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट, कितने क्रोमोसोम होंगे जाइगोट के अंदर, 46 होंगे जी, 23 फ्रॉम द स्पर्म, 23 फ्रॉम द ओव्यूम। वन हैज ए मेंबर ऑफ द सेक्स। अब बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन है जो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेनली फादर के ऊपर। फादर के ऊपर क्यों, क्योंकि फीमेल के जो सेक्स हार्मोन है वो होते हैं XX, बट जो मेल के हैं उसके होते हैं X एंड Y। अब जो स्पर्म है वो 50% कैरी करता है, कहां से, फ्रॉम फीमेल से, और 50% फ्रॉम मेल से। अब फीमेल के अंदर तो दोनों X हैं, तो यहां से तो कंफर्म है कि X ही आएगा। अगर बात करें मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर अगर X आता है तो X और X क्या बनाते हैं, फीमेल।
अगर बात करें वाई की, अगर वाई आता है मेल से और फीमेल, वाई आता है मेल से और एक्स आता है किससे, फीमेल से, फीमेल से तो एक्स ही आएगा, ठीक है, तब बनता है मेल। तो यह है सेक्स डिटर्मिनेशन कि कैसे मेल और फीमेल बनते हैं। लेट्स रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, कि जो जाइगोट बना है इसी स्टेज पे क्या होगा, जो बेबी है उसका सेक्स डिसाइड होगा कैसे। एज यू नो क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर XX होता है और मेल्स के अंदर XY होता है। सो देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, मतलब जो एग है फीमेल के अंदर वो क्या 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 रिसीव करेंगे, हैव सेक्स क्रोमोसोम X, वो तो X ही लेंगे। वाइल इन द मेल्स, मेल स्पर्म में क्या होता है, X भी हो सकता है और वो Y भी हो सकता है, क्योंकि 50% ऑफ स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम और वाइल 50% कैरी Y क्रोमोसोम। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा फिर क्या होगा, जो जाइगोट बनेगा वो कैरी करेगा या तो XX या XY। अगर XX कैरी करता है तो इट वुड बी फीमेल, अगर XY कैरी करता है तो इट विल बी अ मेल। जाइगोट कैरिंग XX वुड बी डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी और XY would be from a male. Okay, you will learn more about the chromosomal pattern in the chapter 5. Chapter 5 में हमारा जिसका नाम है हेरिडिटी, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, जो क्रोमोसोम है, डिसऑर्डर है, सभी उनके बारे में पढ़ेंगे। This is why scientifically it's correct to say that the sex of the baby is determined by the father. इसलिए साइंटिफिकली क्या माना जाता है कि जो बेबी का सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन होता है फादर से, नॉट बाय मदर, क्योंकि मदर के पास तो क्या है, मदर के पास है XX क्रोमोसोम और फादर के पास क्या है, XY क्रोमोसोम। तो यहीं से अगर X आया तो फीमेल बनेगी और यहाँ से Y आया तो मेल बनेगा। नेक्स्ट क्या है, अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट क्या करेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, यूट्रस है और ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना वो खुद को डेवलप कर करके, सेल्स में डेवलप कर करके ऐसे आ जाता है यूट्रस की वॉल पे, एंडोमेट्रियम वॉल पे, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती है फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 दिन के बाद। तो 7 दिन क्या होता है, 7 दिन के बाद जो जाइगोट बना वो खुद को डिवाइड करता रहता है और खुद को डिवाइड करता रहता है 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स में। ऐसी सेल्स वो कहलाती हैं क्या, ब्लास्टोमर्स। द म्योटिक डिवीजन स्टार्ट जाइगोट मूव थ्रू द, आप देख कौन सा डिवीजन बोल रहे हैं, म्योटिक, म्योसिस हो चुका है, वो जर्म सेल में हुआ है। म्योटिक डिवीजन का मतलब क्या है, एक सेल से 2 सेल बनना, 2 सेल से 4 सेल बनना, लेकिन जो इसका क्रोमोसोम है वो भी 46 रहेगा, इनका भी 46 रहेगा और इनका भी 46 रहेगा। मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर्स आर सेम बट द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज। तो जाइगोट ने माइटोटिक डिवीजन किया इस्थमस से, ओविडक्ट से, जिसको बोलेंगे क्लेवेज। अब क्या होगा, टुवर्ड्स द यूट्रस, जो जाइगोट है वो अब मूव करेगा यूट्रस की तरफ और बना लेगा 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसको बोलेंगे हम ब्लास्टोमर्स। तो ये सारी क्या है, ब्लास्टोमर्स हैं। The embryo with the 8 and 16 cells, अब एम्ब्रियो ने बना लिया था 8 से 16 सेल्स, तो 8 से 16 वाले ब्लास्टोमर्स को बोलेंगे मोरूला। 8 से 16 वाले को बोलेंगे क्या, मोरूला। डायग्राम में भी है ये वाला डायग्राम, इसमें अगर हम सेल की काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल्स हैं, तो 8 से लेके 16 सेल्स वाले ब्लास्टोमर को बोलते हैं क्या, मोरूला। मोरूला। आगे देखते हैं, द मोरूला कंटिन्यू डिवाइड, ठीक है, सेल्स है, सेल्स क्या करेंगे, अब लगातार डिवाइड करती रहेंगी। डिवाइड करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होते हैं ब्लास्टोसाइट्स के अंदर। ब्लास्टोसाइट के डायग्राम में हम देखेंगे। एज मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, फिर मोरूला से ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर से वो मूव कर जाती हैं यूट्रस के अंदर। फिर क्या होता है, जब द ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसाइट्स आर अरेंज ऑन ए आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। कैसे है, जैसे एक लेयर बन गई, इस लेयर पे जो सेल्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाती हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसाइट, ये हमारा पूरा ब्लास्टोसाइट्स है, इसके अंदर सेल्स अरेंज है और जो इसकी आउटर लेयर है ये इसको बोलते हैं हम क्या, ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर ग्रुप है सेल्स का जो इससे अटैच्ड हुआ है ये वाला, इनको बोलेंगे क्या, ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल्स। ये हो गई हमारी इनर सेल और ये जो बाहर की लेयर है ये हो गई ट्रोपोब्लास्ट। डायग्राम एक बार देख ही लेते हैं।
देखो जैसे ये हमारी ये कंप्लीट तो है ब्लास्टोसाइट, और ये जो बाहर की लेयर है ये क्या है, ये जो बाहर की लेयर उसको बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट, और जो ये अंदर वाले इनको बोलते हैं इनर सेल। अब क्या हुआ, द ट्रोपोप्लास्ट मतलब जो आउटर लेयर है, द ट्रोपोप्लास्ट देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम वॉल। अब 7 दिन के बाद जो ट्रोपोप्लास्ट लेयर बनी है वो फाइनली आके यूट्रस के अंदर, और वहां पे आने के बाद वो अटैच हो चुकी है एंडोमेट्रियम वॉल से। द इनर सेल्स मस्ट गेट डिफरेंशिएटेड, जो अंदर वाली सेल्स थी अब वो भी क्या करेंगी, खुद को डिवाइड करेंगी एज द एम्ब्रियो। अब जायगोट से बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो। आफ्टर द अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, यूट्राइन वाल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसाइड। यूट्राइन वाल जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी डिवाइड करेगी और पूरा कवर कर लेगी किसको, ब्लास्टोसाइट्स पे। जिससे क्या होगा, ब्लास्टोसाइट कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाएंगे, धस जाएंगे कहां पे, एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर। फिगर में हम देखेंगे। और उसकी वॉल में क्या, जो ब्लास्टोसाइट एंडोमेट्रियम की वॉल में धस रहे हैं उसी प्रोसेस को बोलिए हम क्या, इम्प्लांटेशन। जिससे क्या हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी लीड होती है। आइए देखते हैं इम्प्लांटेशन। देखिए अगर बात करें, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या हुआ, ये ओवेरी है, ओवेरी ने क्या किया, ओव्यूम रिलीज किया। यहाँ पे क्या थे, फिम्ब्रिये थे, फिम्ब्रिये ने एग को कलेक्ट किया। कलेक्ट करके जो सिलियरी है इनके अंदर, जो सिलिया प्रेजेंट है वो एग को आगे मूव करती हैं, ओविडक्ट तक लेके आती हैं। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, मोटाइल होने की वजह से वो चला आता है स्टेमस के अंदर। फिर यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से बन के क्या, जायगोट। अब जायगोट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल और 8 सेल्स के अंदर। 8 से 16 वाली सेल्स को बोलेंगे मोरूला, जो आपको देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब जो मोरूला है वो फर्दर चला जाएगा यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर एक और टर्म आया जिसको बोला था हमने क्या, ट्रोपोप्लास्ट, जो बाहर वाली लेयर थी, और जो अंदर वाली है देख रहे हैं इनर सेल्स। ये इनर सेल कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।